दोस्तों आज के इस वीडियो में हम साइंस के 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि पिछले ग्रुप डी एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो ये प्रश्न आने वाले ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, न्यूटन के गति का पहला नियम जाना जाता है। तो दोस्तों न्यूटन की गति का जो पहला नियम है उसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। दोस्तों इसे लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। जड़त्व के नियम के अकॉर्डिंग दोस्तों जब कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में रहेगी, और यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो वह गति अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। तो बताना दोस्तों कि मशीन जो होती है वह व्यक्ति की सहायता किस प्रकार से करती है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन बी देखिए, कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में। मतलब दोस्तों अगर आप किसी मशीन का प्रयोग करते हैं तो आप दोस्तों जो काम आप खुद से करते हैं उतने ही काम मशीन से आसानी से कम बल की सहायता से कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग बढ़ जाएगी। आप इससे प्रैक्टिकली देख सकते हैं। अगर आपका वजन जो तराजू में शो हो रहा है, अगर आप गहरी सांस लेंगे तो वहाँ पे तराजू में रीडिंग जो होगी बढ़ी हुई दिखाई देगी। अब दोस्तों अगला प्रश्न है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। तो दोस्तों वॉशिंग मशीन जो होती है अब केंद्रण बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। दोस्तों एक होता है अभिकेंद्रीय बल जो कि केंद्र की ओर लगता है, और दोस्तों एक होता है अपकेंद्रण बल, मतलब दोस्तों जो केंद्र से बाहर की ओर लगता है। जैसे यहाँ पे दोस्तों वॉशिंग मशीन जो है यह अपकेंद्रण बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसी तरह दोस्तों जो मक्खन निकालने की मशीन होती है वह भी अपकेंद्रण बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। अब बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है। तो दोस्तों इसे हम संवेग कहते हैं, मोमेंटम। दोस्तों इसे पी से डिनोट करते हैं। पी बराबर होता है एम इंटू वी, जहाँ दोस्तों एम आपका द्रव्यमान हो गया और वी आपका वेलोसिटी मतलब कि वेग हो गया। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं। ये दोस्तों एग्जाम में पिछली बार कई बार पूछे गए थे, और दोस्तों इसी फार्मूले से आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अब अगले प्रश्न की बात करें। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है। तो दोस्तों आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो दोस्तों बात करें हम यहाँ पे विस्थापन, बल और वेग, दोस्तों ये तीनों आपके सदिश राशि हैं, जबकि यहाँ पे जो आयतन दे रखा है आयतन आपका एक अदिश राशि है, क्योंकि दोस्तों आयतन में परिणाम होता है लेकिन दिशा नहीं। वे राशि है जिसमें दोस्तों क्वांटिटी और डायरेक्शन दोनों होते हैं, उससे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे यहाँ पे विस्थापन, बल और वेग ये तीनों सदिश राशि हैं, और आयतन दोस्तों आपका अदिश राशि है। तो यहाँ पे आयतन हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। तो दोस्तों अभी जैसा हमने पहले क्वेश्चन बताया था, एक मोमेंटम बराबर होता है पी इक्वल एम इंटू वी, मतलब कि द्रव्यमान गुणे वेग के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा गया क्या है, संवेग और वेग के अनुपात, मतलब कि अगर हम यहाँ पे पी बटे वी कर देते हैं तो हमारा क्या निकल आएगा, एम निकल आएगा, मतलब कि द्रव्यमान। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा द्रव्यमान सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से बल किसका गुणनफल है। तो दोस्तों बताना है कि बल किसका गुणनफल है। तो दोस्तों बल बराबर क्या होता है, एफ बराबर होता है एम इंटू ए, मतलब कि द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल। यहाँ पे ऑप्शन सी द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल बल कहलाता है। बल का मात्रा दोस्तों न्यूटन होता है, जो कि एमकेएस पद्धति जिसे हम एसआई पद्धति भी कहते हैं। अब अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है, ऊर्जा संरक्षण का आशय है। तो दोस्तों यहाँ पे ऊर्जा संरक्षण का आशय होता है कि ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश। यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मतलब कि दोस्तों ऊर्जा दोस्तों ना तो खत्म होती है ना तो उत्पन्न होती है, ऊर्जा केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। अब दोस्तों अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है, हवाओं में कौन सी ऊर्जा होती है। तो दोस्तों आपको याद रखना कि जो बहती हवा होती है उसमें केवल गतिज ऊर्जा होती है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की फार्मूले की बात करें तो दोस्तों के इक्वल होता है हाफ एम वी स्क्वायर, मतलब कि दोस्तों द्रव्यमान और वेग के वर्ग का आधा करेंगे तो आपको काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा। अगला प्रश्न है, वायु शक्ति यानी कि दोस्तों विंड वेन में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो दोस्तों यहाँ भी दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा, मतलब दोस्तों गतिज ऊर्जा
को हम यहाँ पे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं विंड शक्ति यानी कि विंड वेन की सहायता से। अब दोस्तों अगला है आपका, एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है उसमें बैठा हुआ यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है? तो दोस्तों ये पहले क्वेश्चन जैसे बता दिया था, स्थिरता का जड़त्व। मतलब कि दोस्तों जड़त्व का नियम पहला क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे पहला नियम यह था कि जब कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहना चाहेगी, अगर कोई गति अवस्था में है तो वह गति अवस्था में रहना चाहेगी। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखेंगे, क्योंकि दोस्तों ट्रेन के साथ जो व्यक्ति बैठा है वह दोस्तों विरामावस्था में है, लेकिन जब ट्रेन हमारी चलना प्रारंभ करती है तो ट्रेन गति अवस्था में आ जाती है, लेकिन दोस्तों जो उसमें बैठा व्यक्ति है वह विरामावस्था में रहना चाहता है, इसलिए वह पीछे की ओर झुक जाता है। अब दोस्तों बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्यों? तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। तो दोस्तों आपको याद रखना कि बर्फ में जो घर्षण होता है सड़क की अपेक्षा वहाँ पे कम हो जाता है। अब बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो दोस्तों चाबी भरी घड़ी में दोस्तों आपकी यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी, यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अब दोस्तों अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है कि जब एक पत्थर को चांद की सतह पर लाया जाता है तो दोस्तों उसमें क्या परिवर्तन होगा? तो दोस्तों याद रखना है कि आपको जो दोस्तों पत्थर का जो भार होगा वह बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं। तो इस प्रकार से यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो द्रव्यमान होता है वह प्रत्येक स्थान पर सेम होता है, लेकिन दोस्तों जो भार होता है, क्योंकि दोस्तों भार में हमारा गुरुत्वीय त्वरण जिसे हम जी कहते हैं जी विद्यमान होता है, जिसके कारण जी हमारा जो भार होता है वो चांद पर बदल जाता है, क्योंकि दोस्तों चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी की अपेक्षा 1/6 1/6 कम होता है। तो दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। तो दोस्तों चली हुई गोली में गतिज ऊर्जा होती है। अगर बात करें चलता हथौड़ा, यहाँ भी गतिज ऊर्जा है। बहता हुआ पानी, तो यहाँ भी गतिज ऊर्जा है, लेकिन दोस्तों जो ऑप्शन यहाँ पे डी दे रखा है, खिंचा हुआ धनुष, दोस्तों इसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है। खिंचा हुआ धनुष में हमेशा स्थितिज ऊर्जा होती है। यह प्रश्न पिछले एग्जाम में पूछा गया था, इसे आप हमेशा याद रखिएगा कि खिंचे हुए धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं बल्कि स्थिर ऊर्जा होती है। अब दोस्तों अगला प्रश्न है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित हो रहेगा। दोस्तों आपको बताना है कि जब हम किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित क्या रहेगा? आयतन, भार, द्रव्यमान या घनत्व। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन डी घनत्व हो जाएगा, डेंसिटी। अगर दोस्तों वस्तु की मात्रा बदलने पर उसका जो घनत्व रहता है वह अपरिवर्तित रहता है। अब अगला प्रश्न है, जब एक चल वस्तु की गति को दोस्तों हम दुगना हो जाती है तो दोस्तों उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो दोस्तों आपको बताना है कि जैसे कि यहाँ पे होता है काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है हाफ mv²। तो दोस्तों यहाँ पे क्या दे रखा है, यदि हम उसकी गति मतलब स्पीड जो दोस्तों उसको हम दोगुना कर देते हैं तो दोस्तों उसकी जो हमारी काइनेटिक एनर्जी के होगा दोस्तों वह 4 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसको दोस्तों हम एक्सप्लेन कर देते हैं। आप देखिए जैसे कि क्या इक्वल होगा हाफ mv²। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे गति ऊर्जा यानी कि जो यहाँ पे गति उसका दोगुना हमें करना है, मतलब कि v की वैल्यू यहाँ पे हम 2 रखेंगे तो यहाँ पे 2v हो जाएगा। 2v का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे दोस्तों 4 आ जाएगा, बाकी यहाँ पे सब सेम ही रहेगा हाफ mv²। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे पहले तो ये था हमारा हाफ mv², लेकिन अब यहाँ पे 4 हो गया है, मतलब कि 4 गुना बढ़ गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी चौगुनी हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी जो है गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। अब अगले प्रश्न की बात करें। अगला है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों रॉकेट जो होता है यह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, इसको आप याद रखेंगे। अगर दोस्तों ऑप्शन में गति का तृतीय नियम दिया रहता है तो दोस्तों वहाँ पे तृतीय नियम न्यूटन का तृतीय नियम सही हो जाएगा, न्यूटन का तृतीय नियम सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज का आखिरी प्रश्न है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु में तो दोस्तों उसमें क्या होगा? उसका समान वेग होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगर कोई वस्तु जो है शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरती है तो वहाँ पे दोस्तों उसका समान वेग रहेगा। तो ऐसी प्रश्न के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।